पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, JIT रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, जमात इस्लामी के वकील, वजीर आजम के वकील पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल वहाँ पे देने की कोशिश की। इस हवाले से जो वजीर आजम के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जी हाँ, नए वकील वजीर आजम के, उन्होंने कहा जनाब JIT की जो रिपोर्ट है इसको उठा के बाहर फेंक दें, ये बायस है, इसमें तासुब की बू आ रही है उनको। लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे अदालत में अपने कानूनी नुकात पेश करने की कोशिश की तो उससे अंदाज़ा शायद ये भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने ज़्यादा रिलायंस अपनी 20 तारीख के फैसले पे की। लेकिन 5 मई को जो TORs मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बनाए थे JIT के लिए, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिलाल रसूल को सिलेक्ट किया था, स्टेट बैंक के आमिर अजीज़ को सिलेक्ट किया था, ISI के ब्रिगेडियर नोमान को सिलेक्ट किया था और बाकायदा उस ऑर्डर पे दस्तखत किए थे तीनों मेंबरान ने। उसको गालिबन उन्हें पढ़ा, नहीं पढ़ा, या उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि जनाब ये इतराज़ात इस पे उठाने चाहिए। अब उस हवाले से अपने दलाइल कल जारी रखेंगे ख्वाजा हारिस साहब। लेकिन आज ही की नाज़रीन जो पेशी हो रही थी, अदालत चल रही थी, तो उसमें एक नॉन प्रैक्टिसिंग वकील जो कि पनामा केस आने के बाद एक प्रैक्टिसिंग वकील भी बन गए, पेश हुए और उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया। जी हाँ, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वकील शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आप आज जो दलाइल दे रहे थे और बहुत से लोगों ने बाहर आके कहा कि आपके दलाइल नईम बुखारी से ज़्यादा बेहतर थे और नईम बुखारी साहब ने बहुत ज़्यादा वक्त उस पर बर्बाद किया। आप सही समझते हैं नईम बुखारी साहब के दलाइल सही थे या आपके बेहतर थे? वो वकील हैं, मैं आपके दलाइल बेहतर थे या नईम बुखारी साहब के? मुझे नहीं पता किसके दलाइल बेहतर थे। मैं तो एज यूजुअल SSS, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट, हिट द रॉक। और चॉपर जो है वो मेन चीज़ों पे होना चाहिए। बादल गरजे, बिजली चमकी, घरघराहट हुई और फिर काली घटा छाई और उसके बाद एक जन्नाटे की हवा चली और फिर बारिश हुई। सो आई एम ए मैन कम स्टेट टू रेन। सो रेन इज, दे आर करप्ट, दे आर डिसऑनेस्ट, दे हैव प्रूव। और सारे केस मैंने ये कहा जी इनको माफ कर दो। ऑल केसेस वट एवर झूठे हैं, दौलत छपाई, मनी लॉन्ड्रिंग की, हमें लूटा है जी, बेनिफिशरी निकला है, सब चीजें माफ कर दो। लेकिन आपके सामने जो इन्होंने झूठ बोला, फोर्ज डॉक्यूमेंट दिए, टेम्परिंग की, और आपको एज ए सुप्रीम कोर्ट जिस जेल साजी से इन्होंने गुजारा, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और इसके लिए 476 जो है CRPC और 193 जो है PPC और 211 PPC के तहत इनको, सादक और मीन तो मेरा अलग केस है, वो तो प्रूव हो गया कि ये झूठे हैं। अब उसमें तो ज्यादा शहादतों की जरूरत नहीं है। और JIT ने जो काम किया है जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट, आपने ये कोर्ट किए हैं रेफरेंस कानूनी शिकें PPC और CRPC, इसमें है क्या? इसमें सजा है? कोई सजा है जी, 10 से 14 साल कैद है इनको। तो किसको आप सजा दिलवाने चाह रहे हैं इसमें? वही जिसने हमारा पैसा लूटा है। मैं किसी को ग्वांडियां नहीं सजा करानी ना। द पीपल हु आर इन द केसेस, द पीपल हु डॉज द नेशन, और द पीपल जिन्होंने जनाब हमारे मुल्क की वजारत आजमा की है और साथ पड़ोस में जो है ना हमारी नाक कटाई है कामे के लिए। यार मैं एक वाकया सुनाता हूं। एक तो टाइम 1 घंटा फौरन खत्म हो जाता है। मैं जब यंग था, कालीनों का कारोबार अमेरिकन में फेरी लगाता था, तो जो जिस 600 वेस्ट ब्रॉडवे में रहता था वो पाकिस्तान बिल्डिंग थी। वहां बड़े यंग लड़के शड़के मुझे कहते थे, मैंने कहा नहीं, मैंने वापस जाना, मुझे पसंद नहीं था। तो एक दिन मेरा उन्होंने खुद ब खुद ही इंटरव्यू करा के और ग्रीन कार्ड के लिए कहा। मैंने सुबह फ्लाइट कटाई, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में भूखा मरना पसंद करूंगा, चे जाए के मैं यहां एक ग्रीन कार्ड के लिए अपील हूं। और ग्रीन कार्ड उस वक्त दस्ती मिल जाते थे पहली पेश। आज मुझे इतनी नदामत हुई है, बड़े बड़े बेशरम देखे हैं, बड़े बड़े झूठ बोलने वाले, क्लासिकल झूठ भी मेरी जिंदगी में आए हैं। ऐसा नहीं आया कि इस मुल्क का वजीर आजम मेरे पड़ोस में कामे पे नौकरी कर रहा हो और बेशक अपने बेटे की फर्म में ही कर रहा हो। शेख रशीद साहब, ये भी तो हो सकता है क्योंकि आप वजीर आजम के सियासी हरीफ हैं और वजीर आजम दिन रात मेहनत करने पे बिलीव रखते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। दिन में पाकिस्तान के वजीर आजम और रात में जाके मेहनत मजदूरी वहाँ पे करते हो, आप तो जेलस हो रहे हैं वजीर आजम की इस मेहनत से। ऐसा तो मामला नहीं है? कई ऐसे इस्लामी सरबराह गुजरे हैं जो टोपियाँ सी के अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। तारीख है ऐसी भी बात, जो रात को आवाज लगाया करते थे कमर पे बोरी रख के कि किसी बेवा के घर जो है
वो बोरी पचानी हो। सर जी क्या बातें आप फरमा रहे हैं अर्शद साहब। तो ये लोग बांटने पे भी आए तो अपनी औलाद को बांटते हैं, डांटने पे आए तो हमारी औलादें। अपने सके खालू को नहीं बचाना, वक्त 2-2.5 घंटे ले लिए उसने, उसका तो दिमागी तवाज़न का मसला पैदा हो गया। 2.5 घंटे बाद याद आया उसको, हाँ इनका क्या बनेगा, ये जो तालियां मार रहे हैं और उठ उठ के कह रहे हैं डटे रहना। और मैं फजलुर रहमान साहब को, मेरी बात मुझे समझ आ गई है, उसको मैंने 1000 रुपया इनाम भेजना है। उसने कहा डट जाओ नवाज शरीफ, यानी सत्यानाश की बजाय सवा सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, और कलेजा फटे, न्याज बटे, और आप लड़ाई करें। अर्दगान के आप बैनर लगा रहे हैं शहरों में। अर्दगान इनकी खाला का बेटा लगता है। आप इनसे पूछें जुबैर अर्दगान इनका क्या लगता है हुसैन नवाज का। टर्की से तुम मुआजना करके क्या समझते हो कि इस मुल्क में फौज के खिलाफ लोग निकलेंगे इस्तांबुल की तरह? हो सकता है इंस्पिरेशन टर्किश मॉडल से हो, क्योंकि 2003 में टर्किश मॉडल जो है मिस वर्ल्ड का कंपटीशन जीती थी, 2013 में मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में टर्किश मॉडल्स आई थी। हो सकता है वो इंस्पिरेशन हो। सोचना पड़ेगा। आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? बात समझते हैं। देखें जी, इनके पास एक ही मॉडल है, माल बनाओ, मुल्क से बाहर पहुंचाओ। और क्या प्लानिंग से इनका मॉडल है। एक बच्चा सऊदी अरब में रखा, जहां जितने मर्जी पैसे जाएं को पूछे ही ना। दूसरा बच्चा, सारे बेनामियों का टब्बर है। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में भी आज आर्गुमेंट लिया है। साहब मैं बताया मैंने क्या गलत कहा? जो मेरा केस था जनाब, मैंने सुप्रीम को कहा, सुप्रीम कोर्ट को, जनाब केस तो मेरा ही सही निकला है। जेआईटी से पहले मैंने कहा जनाब ये दस्तखत जाली हैं। एक दिन में कैसे पहुंच गया स्वरूप महल से वो लंदन में, टेक्निकली मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन मेरा दिमाग जो पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस लड़ा कि हुजूर वाला दुनिया में क्या ये प्राइवेट चार्टर तैयारे पे लेके गए डॉक्यूमेंट, और इनका ये दस्तखत देखें। मैंने कहा जनाब इनके ये दस्तखत देखें और इनके इस सफे पे दस्तखत देखें, ये आपस में नहीं मिलते। साबित हो गया मैं सच्चा था। आके खिताब करें ना कौम से कि जनाब हम बेनिफिशियरी नहीं है। उसका कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है कौम से खिताब का? मालूम नहीं, अभी तो मसूफ सुना है 11-12 बजे के बाद बिल्कुल ही गुस्से में और तेज हो जाते हैं। और दिन 11-12 बजे के दिन 11-12 में और नहीं मानता, कहता है मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं इस्तीफा। और मैं आज आपके प्रोग्राम से आखिरी मशवरा दे रहा हूं उनको, इसके बाद कभी नहीं दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में इन केस आपके खिलाफ फैसला आता है, कभी गलती ना करना। फजलुर रहमान भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा जब हालात खराब हो गए। वो कहेगा वक्त का तकाजा और मजबूरी है कि मसूफ समझे नहीं, और अपनी सियासी मौत को खुद उन्होंने दावत दी, क्योंकि उनकी तरजीह इस्लाम कम है और इस्लामाबाद ज्यादा है। और जो इस्लामाबाद की फजा होगी उसमें वो खेलेंगे। और इस इस्लामाबाद की फजा में क्या चीज रह गई है जी? मैं समझता हूं जेआईटी ने परखचे उड़ा दिए इनके। इतनी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है कि मेरा ख्याल है कि इसको कोरस का आजम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं जी, ऐसी रिपोर्टें जो है कानून का हिस्सा तो वैसे ही बन जाएंगी, लेकिन लोगों को बताना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे अजीम सिक्स भी हैं 18, 19, 20 ग्रेड में, उन्होंने अपनी बच्चों की परवाह नहीं, और सारी कौम इससे सबक सीखे हो। बुजदिलो, मिरासियों, मालशियों। मैं उन मिरासियों और मालशियों से मुखातब हूं जो कह रहे हैं जनाब अली जेआईटी 22 है। एक सरकारी मुलाजम ने सच और झूठ की तमीज की है। बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, कौमी नुमाइंदे की हैसियत से अगर आपको शर्म नहीं आती कि आपको उनको आंखों पे बैठाना चाहिए कि हमारी कौम में भी अजीम लोग हैं। 6 इदारे जिनकी ये रिपोर्ट आई और ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि जनाब इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शामिल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, नैब शामिल है, FIA शामिल है, ISI और MI। अपने ही इदारों के उन अफसरान जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने हीरे चुने, उस पर एतबार नहीं किया, तो बाकी जितने मुकदमात इन इदारों ने लोगों के खिलाफ बनाए हुए हैं उनको फिर निकाल के बाहर फेंकना नहीं चाहिए। कहेंगे रॉ से कराए इन्वेस्टिगेशन, शायद वो बेहतर परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करे। इस मुल्क में आप देखें खिलजी का इस क्या किया, वो फिर रहा है और सुना कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, पोस्टिंग कर रहा है, टेम्परिंग कर। देखें जफर हिजाजी साहब जफर हिजाजी साहब एक मैसेज दे रहे हैं सारी कौम को
एक वो सईद साहब नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट जो हैं, सऊदी अरब की जेल कार्ड आया तो पाकिस्तान की जेल उसे क्या कहती है जी? यहाँ तो वजीर खजाना यहाँ टीवी लगे हुए हैं, देखें ना, यहाँ टाइम पे पानी आता है, टाइम पे बिजली जाती है। कई ऐसे लोग हैं जेल से आना ही नहीं चाहते, हो कहते दफा करो, बिजली भी चक्रा, इधर मुफ्त का खाना है, मुफ्त की रोटी है। एक ऐसा वक्त आएगा बहुत सारे लोग जमानते ही नहीं कराएंगे, गरीब लोग गाड़ी शाड़ी के केस में पकड़े गए, व्हील कप के, टेलीफोन के, हो कहेंगे दफा करो, बाहर क्या जाना है। सो ये सईद साहब हमारे मुल्क की इकोनॉमी के हेड हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये हेल मेटल से ही इनके दोनों बेटों को डार, अली डार और दूसरे के सारे पैसे जो इनके दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, हेल मेटल में असल पैसे डालने वाला तो शेख सईद है, जिसका मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जनाब ये सईद अहमद नहीं, शेख सईद अमेरिका वाला और ये सैफुर रहमान, इनका रेड वारंट जारी करें आप, ये पाकिस्तान आए, ये IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे दूर करने में बड़े मददगार साबित होंगे। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स शेख सईद ने हिल मेटल में भेजे, और एक्चुअली वो पैसे तो नवाज शरीफ के ही थे। ये वीट स्कैंडल में भी इनका नाम आया था, शेख सईद साहब शिपिंग में भी आया था इनका नाम। और मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं 7 दफा वजीर रहा हूं, मैंने हल्फ उठाया, मैं 5 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग में मौजूद था, क्योंकि मैंने हल्फ उठाया, मैं कभी किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये किंग सऊदिया के साथ 2 ही बंदे बैठते हैं, शेख सईद और नवाज शरीफ, या इनका बेटा कभी बैठा है, एम्बेसडर को भी नहीं बिठाते। जमाली को निकाल दिया मुशर्रफ ने कि रिम्स फील्ड से जब उसने मुलाकात की तो उसमें कोई सरकारी बंदा मौजूद नहीं था। उसने कहा भाई फॉरेन सेक्रेटरी तो होना चाहिए था, अमेरिका में एम्बेसडर तो होना चाहिए था। सो इस मुल्क में बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे अहम केस है, और 4 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह 13 अगस्त से पहले पहले जब मैंने जलसे से खिताब करना, इधर हो या इधर हो, फैसला हो जाएगा, और मेरे 6 सितंबर के जलसे की मेरा ख्याल है बारी नहीं आएगी। मरियम नवाज लंदन फ्लैट की बेनिफिशियल मालिक साबित हुई, शेख रशीद के दलाइल सुप्रीम कोर्ट में, किस बुनियाद पे आपने ये दलील ली है? बाबा ये प्रूव हो गया है, जो ब्रिटिश वर्जन के जो मेन डॉक्यूमेंट हैं वो तस्दीक हो गया आगे, क्या ना वो जाली तस्दीक है। इसमें तो देखें, एक केस जो है, जो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लिया, इन्होंने इतना टाइम लिया, इस केस में हर शरीफ आदमी जो रात को घर जाता है टीवी देखने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। मैंने जजेस को कहा जी लोग दवाइयां नींद की लेके सो रहे हैं, इतनी टेंशन में, इस मुल्क में नींद की दवाई शॉर्ट हो चुकी है। द रीजन इज कि लोग क्या यार चोरों से नहीं जान छुट रही, चोरों से जान नहीं छुट रही। और हार्ड फैक्ट यह है कि मरियम ने या मरियम के वालिद ने एक अपनी सियासत के दवाम के लिए अपनी सारी मुस्तकबिल की सियासत की जो ख्वाहिशें था उनका गला दबोच दिया, और ये केस अल्लाह की तरफ से दायर हुआ है। मैं नहीं समझता नवाज शरीफ बचेगा। किसी को पता ही नहीं था ये ब्रिटिश वर्जन कहां है, किसी को पता ही नहीं था कि ये जनाब अली मिनर्वा और ये नेस्कॉल और नेस्कॉम हमने तो कभी सुने ही नहीं थे जी सर जी ना, हम वो कंप्यूटराइज हैं कि भाई देखेंगे ये मिनर्वा का। कैलिब्री फॉन्ट भी आपने कभी नहीं सुना था? कैलिब्री फॉन्ट क्या है? ये इनकी शराफत की दलील है कि ये 1 साल एडवांस है। जो फैशन 1 साल बाद निकलता है ना, इनके यहाँ 1 साल पहले निकल आता है। जो स्कार्फ जो है वो अभी टेक्सटाइल उसमें होता है ना, प्रिंटिंग में, फाइनल में, ये बड़े लोग पहले इस्तेमाल करते हैं। सो ये वही है कि इनकी टाइमिंग 1 ईयर बिफोर है। सो ये 1 ईयर बिफोर इन्होंने अपनी क्या गाड़ी की अगर टाइमिंग आउट हो जाए तो क्या होता है? इस सारे टब्बर की टाइमिंग आउट होगी। आप एक गाड़ी की क्या बात कर रहे हैं? इसके रिंग पिस्टन बैठे हैं, इस गाड़ी के प्लगों में कचरा फंस गया है, इस गाड़ी का इंजन धुआं दे रहा है, ये बानट के सर पे चल रही है, टीवी पे आके टीवी खेल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इंशाल्लाह पता लगेगा कि ये इंजन का नंबर भी वो जो चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं उसे, टेम्पर किया हुआ है, तो इंजन का नंबर भी इनका टेम्पर निकलेगा और गाड़ी का भी टेम्पर निकलेगा। और मुझे दुख हो रहा है इस बात का, बजाय शर्मिंदा होने के अकड़ रहे हैं, जाओ जो कुछ करना है कर लो। जी शेख रशीद साहब, बाकी मुकदमा तो JIT ने सारा, जो आपकी भी चीज़ें थी उस पर भी हम बात करते हैं। एक चीज़ होती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। जब IB के हवाले से ये रिपोर्ट आई कि जी JIT में इमरान के हवाले से IB ने ये काम किए, नादरा से
रिकॉर्ड निकाल के हुसैन नवाज को दिया, JIT में इमरान को हरासा किया गया। FIA ने रिपोर्ट दी कि जी ये SCCP ने रिकॉर्ड टेम्परिंग की, वो वाली चीज़ें सामने आ गई। FBR एक और इदारा था जिसके हवाले से JIT ने कहा ये कॉपरेट नहीं कर रहा। उसके अलावा जो धमकियाँ वगैरह दी गई, इतलात हैं कि कुछ जजेस को भी इन्होंने धमकियाँ देने की कोशिश की। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और जो एक कंडक्ट होता है किसी भी रिस्पोंडेंट का या मुलजिम का, उसको भी अदालत देखती है, या ये वाली चीज़ें सारी साइड पे हैं और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस वाला मामला नहीं आएगा? क्योंकि 190 इन्वोक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने तमाम इदारे मातहत हैं सुप्रीम कोर्ट के, JIT से उन्होंने कॉपरेशन करनी थी, लेकिन उसके बाद ये सारे हुकूमती इदारे इस्तेमाल हो रहे थे। 3 दफा एक्सटेंशन देने के बाद भी रिजल्ट क्या निकला जी? बिग जीरो। टोटली इनकी सोचों के बरक्स JIT आई है। इस मुल्क के कई सियासतदान ऐसे हैं जिनकी सोचों के बरक्स JIT आई है। अगर IB ने इतनी तलवारें चलाई हैं तो कौन सा कस्तनतुनिया फतह कर लिया, कौन सा द्वारका का किला? यही है ना, फलाना फलानी लड़की से बात कर रहा था। ये सारे इंटेलिजेंस वर्क इन दी एंड यही निकालते हैं कि फलाना फलानी कुड़ी ना लगे ऐसे। है जी, लोगों की घरेलू कमजोरियों को पकड़े। बाबा केस का मुद्दा देखो, केस ने तो आपको सत्यानाश कर दिया है। आपकी कब्र के ऊपर एक आदमी ये JIT की रिपोर्ट फेंक जाएगा, आपकी कब्र के ऊपर फेंक जाएगा। आइंदा आने वाली नस्लें पढ़ें कि एक चोर खानदान था जिसने अपने दौलत के सारे, और फिर रोते हैं, ड्रामा करते हैं कि जनाब हम तो बड़े पारसा, एक 10 किलोमीटर का कोई रेट है जी चाइनीज सड़कों का, और सारे वही चोर ठेकेदार हैं आपने ही में मिले हुए, वो अगले 10 मील का। और जितनी करप्शन इस दौर में हुई है नवाज शरीफ साहब के, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई। और ये तो अभी 1990 वाली पहली हुकूमत की करप्शन के हवाले से सवाल है। ये तो केस देखें, कराची में 1-2 केसों की मैंने रिपोर्टें पढ़ी है कि बंदा आवारागर्दी में पकड़ा गया। वैसे ही आप देखें ना, कि मैं हैरान हुआ कि वो शाम को आवारागर्दी में पकड़ा, उसे 2-3 लितर मारे, वो एक केस बोला। बाद में पता लगा एक कम 60 मर्डर उसने किए हुए थे। सर ये केस इसी किस्म के होंगे, इनको इक्तदार से उतरने दें, इनकी दौलत कहां कहां निकलेगी। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनसे दौलत छुपाई नहीं गई, छुपाई बड़े तरीके से। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक पीपल्स पार्टी का शायर होता था, वो कहता था हाली अगले अथरू मुक्के नहीं उतों होर जनाजा आ गया है। और हम तो एक ऑफशोर को निकल रो रहे थे, यहां तो जनाब अली जुमा बाजार लगा हुआ है इनकी कंपनियों का, जुमा बाजार लगा है ऑफशोर कंपनियों का। बड़े क्लासिकल लोग हैं। एक बच्चे को सऊदी अरब बिठाया, जहां जो पैसा जाए ना तो उसकी कोई बाज पुरस नहीं है। अगर आप सऊदी अरब के उम्रे पे, हज पे, वो जब अगर आपको सर्च करें तो अगर 10-20 हजार डॉलर निकल आए तो वो देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई नहीं पूछता सऊदी अरब में कितने मिलियन ये आया फलां आया। लंदन में जाए नहीं पूछता, वापस जाए तो पूछते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए उनकी सर्कुलेशन के लिए। इन्होंने एक बेटा सऊदी अरब में बिठाया, वहां सारा पैसा पहुंचाया। एक बेटा लंदन में बिठाया, वहां उन्होंने सारी ट्रांजैक्शन की, और सारी कंपनियां जो नकमी हो गई, फेल हो गई या फेल कर, ऐसी औलाद क्या मेहनत करेगी जी, जिनके पास अंबार लगे हुए हैं दौलत के। लेकिन ये हिल मेटल जो आप कह रहे हैं, इसमें 2 साल ऐसे भी थे, एक साल था गालिबन 2010 जब $500,000 उसकी नेट इनकम थी, लेकिन उससे डबल अमाउंट में उन्होंने तोहफा भेजा, रेमिटेंस भेजी नवाज शरीफ साहब को, ये साइंस किया। और साथ 2015 में हिल मेटल ने अपने लॉस दिखाया, घाटा दिखाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भेजे। तो ये वाली साइंस क्या है, और पाकिस्तान की कंपनीज ये साइंस कैसे सीख सकती हैं? देखें, बड़े आदमी को आज की औलाद जो है ना इनके पास, जिनके वो इंटरनेट और ये सारे काम आते हैं, ये रात को अपनी करेंसी जो है ना उधर कहीं स्टर्लिंग पाउंड में चेंज कर देते हैं, 4 घंटे बाद ये उधर कोई लग्जमबर्ग में भेज देते हैं। इनकी दुनिया ही बड़ी अजीब है। इनके पैसे रात को मिलियन पाउंड्स और मिलियन डॉलर रात को आवारा गर्दों की तरह फिर रहे होते हैं। सुबह ये लगाते हैं कि कितनी, देखें पैसा पैसे को खींच रहा है। ये वो हराम का पैसा है। हालांकि इन्होंने कहा था ये वो सबूत है जो हमने, ये वो सबूत है जी इनका सारा काला धन। तो JIT और ने इन सबूतों के बारे में क्या कहा? बार बार चीख रहे हैं अमेरिकन के $10 बिलियन पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल, $10 बिलियन। वो ये थोड़ी करते होंगे, ये तो नहीं करते थी। पार्ट ऑफ, देखें ना,
फिर रेपिटिशन हो जाएगी। किस तरह इंडोनेशिया ने वसूल कर लिए जी पैसे, इंडिया ने किए नहीं किए, ब्रिटिश ने किए नहीं किए, हम कैसे करें? ये कहते हैं जी 400 कंपनियां, अभी 5% आया है, पाकिस्तान की कोई 40,000 कंपनी है। गुड इनफ जी। एक प्राइम मिनिस्टर के पैसे पकड़े लग जाए, केस में ट्रायल हो जाए, जो कह रहे हैं 40,000 लोग निकलेंगे 400 की बजाय, जो लोग कह रहे हैं वल्लाह आलम बिस्सवा, तो शेख साहब, 40,000 से मिसालें आप मजीद मिस्त्री की देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी वजीर आजम पकड़ा है। इस मुल्क में तो मजीद मिस्त्री और उसके बच्चे पकड़े जाते हैं, बड़ा आदमी कब पकड़ा गया है कोई? इसीलिए मैंने उनसे कहा है, फिर लोग, जो जुमला मैंने इस्तेमाल किया है मुझे नहीं करना चाहिए था, बाद में मुझे एहसास हो, मैंने कहा अगर इंसाफ ना निकला तो लोग असला उठाएंगे। ये मुझे नहीं जुमला इस्तेमाल करना चाहिए था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं जज्बात में ये बात कह गया कि लोगों के पास, गरीब लोगों के पास एक ही रास्ता है, जो चर्चिल ने पूछा था कि इंसाफ मिल रहा है, उसने कहा बच जाएंगे। अगर इस मुल्क में इंसाफ का मुंबा निकला और इंसाफ ने बड़े लोगों को सजा दी, फिर तो सत्ते खैरन ये मुल्क बच जाएगा। वरना मैं नहीं समझता, जो आग पाकिस्तान के अंदर लगी है, 4 मुख्तलिफ ज़बानों में, 4 मुख्तलिफ सूबों में, 4 मुख्तलिफ कल्चर में, 4 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में, अगर इंसाफ मजरू हो गया फिर लोग हथियार उठाएंगे, आज नहीं तो कल, और खाना जंगी इस मुल्क का मुकद्दर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं, वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो शेख रशीद साहब, क्योंकि अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल एफजी, जो दुबई वाली कंपनी जिसका वज़ीर आज़म ने इकामा लिया था, जहाँ से 10,000 दिरहम भी उस फॉर्म में लिखे हुए हैं कि वज़ीर आज़म को मिलते थे, उसको कोई डिनाई किया उन्होंने। हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई डिनाइल उनका आया। जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने जिस ख़त की कंफर्मेशन की, इस तरह की कोई डिनाइल ख्वाजा हारिस साहब ने पेश किया, या आइंदा कल वो इस तरह का कोई पेश कर सकेंगे? क्या सूरत हाल बन रही है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने क्या कोई हक़ाइक़ उस हवाले से आज की पेशी में सवाल उठाया कि जनाब शेख रशीद साहब, आप ही से जान लेते हैं, आप कोर्ट में मौजूद भी थे और बाद की जो प्रोसीडिंग्स आई, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कि उन ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा कि जी ये जो कैपिटल एफजी जिसका इकामा वज़ीर आज़म के पास है, जिसमें लिखा हुआ था कि 10,000 दिरहम वज़ीर आज़म को तनख्वाह मिलती है, उस कंपनी को डिनाई किया हो या ये डिनाई किया हो कि वज़ीर आज़म उसके चेयरमैन नहीं है, ऐसा कुछ हुआ? परसों ये लोग गए हैं दुबई, बड़े अहम लोग जिनके वहाँ बड़े असर हैं और जिनकी बात वहाँ बड़ी चलती है, बिग शॉट्स हैं, लेकिन इस जवाब से, अभी मैंने पढ़ा नहीं है जी, अभी मुझे हारिस ने बाद में दिया, और मैंने तो पढ़ा है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। इस जवाब से तो ये जाहिर आ रहा है कि ये केस लूज कर गए, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, सियासत करेंगे, सियासत करेंगे, सियासत खेलेंगे, फड्डा करेंगे, फौज के साथ जो इनको एजेंडा दिया गया है, इसको पंजाब पुलिस बना दी। जब तक पाक फौज, इस मुल्क की अजीम फौज है जिसने सरहदों की हिफाजत की, इस मुल्क की नजरियाती हिफाजतों का अहद किया हुआ है, इस मुल्क के चप्पे चप्पे का अहद किया हुआ है, जब तक वो मौजूद है, ये आप नजरियाती सरहदों की बात कर रहे हैं। एक शख्सियत ऐसी भी थी नाज़रीन, जब वो JIT के अंदर पेश हुई और उन्होंने वहाँ इकरार किया कि जी हाँ मुझे 1500 रियाल जेब खर्च मिलता है। उन्होंने कल चंद इंपॉर्टेंट बातें की और जब वो JIT से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा नजरिया पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा। क्या बातें की, आइए देखते हैं। आज दोस्तों नवाज शरीफ इस्तीफा दें, नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह, बल्कि नवाज शरीफ इस्तीफा लेंगे आपसे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? इस्तीफा लेंगे। मुझे किसी ने कहा आप पे तो JIT ने बड़े इल्जामात लगाए हैं, मैंने कहा अल्लाह इनके हाथ कोड़े कर दे। लोगों ने कहा आमीन, बोलो आमीन, आमीन। मैं कहा जिस दिन इनके हाथ कोड़े होंगे, TV चैनल इनको देख रहे होंगे, हमारी मजलूमियत, हमारी फकीरी, हमारी रोहनियत पर दबा फिर नहीं आएगा। मैं कहा या अल्लाह इससे कम इन पे अजाब न लाना। जिनके हाथों में कलम आ जाए और वो पाकिस्तान की रूहानियत के खिलाफ लिखे ये फ्रॉड है, धोखा है, चालबाजी है, तो मेरा रब अपने नेक लोगों का बदला लेगा या नहीं लेगा? कहते हैं JIT आ गई है, ये कौन सा अदारा है? ये तो बड़े ठेकेदार को ठेका दिया उसने, आगे मोहल्ले में आके छोटे छोटे ठेकेदारों को दे दिया।
क्वालिटी कौन कंट्रोल करेगा? क्वालिटी कौन कंट्रोल करेगा दोस्तों? जब बड़ा ठेकेदार छोटे को आगे कर दे तो फिर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती। निकलोगे निकलेंगे, निकलोगे निकलेंगे, निकलोगे निकलेंगे, रोंदोगे मरोगे, मरोगे मरोगे, पाकिस्तान को आजाद करवाओगे। जी नाज़रीन, आपने देखा भुट्टो सानी बनने की कोशिश, और ये वो साहब हैं जिन्होंने कहा कि मुझे 1500 रियाल जेब खर्च मियाँ शरीफ साहब देते थे, अब भी मिल रहा है, लेकिन अब इन्हें मालूम नहीं कि ये जेब खर्च उन्हें कौन दे रहा है। और मियाँ शरीफ के बाद जुल्म देखें कि किसी ने वो 1500 रियाल जेब खर्च बढ़ाया नहीं, इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा होगी। शेख रशीद साहब, एक तो ये बताएं, ये बड़ा ठेकेदार किसको कह रहे थे? सर जी, पता मेरा ख्याल है इनके वाले साहब मौलवी हैं, काबिल एहतराम है। इनका खुतबा भी आपने देखा है कि खुदा इनको कोड़ डालेगा। आप पे कोड़ क्यों नहीं डसेगा? ये आपने लूटा है सारी कौम को। और ये कहना जनाब अली, मैं तो अपनी जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक सरकारी मुलाजम इस तरह आंखों में आंखें डालकर वजीर आजम से पूछे। और वजीर आजम उस बिल्डिंग के नीचे जो हराम की कमाई से खरीदी गई है, पार्क लेन के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी आज कहा। मैंने कहा हुजूर, उसी बिल्डिंग के सामने जो हमारे खून पसीने की कमाई है, नीचे खड़े होके कहते हैं मैं उन्होंने पूछा मैनू क्यों बुलाया जे, बजाय वो मुझसे सवाल करते मैंने उससे सवाल किया। उसी बिल्डिंग के नीचे ये बातें कर रहे हैं। अल्लाह, या तो हमारी कौम की अकल अगर जिंदा है, अगर हमारे यहां शऊर जिंदा है, अगर अल्लाह ने हमें सोचने का मेयार दिया है, तो क्या ये हमारी कौम के क्यादत है? क्या ये हमारे लीडर हैं कि लूट मार के कौम को कह रहे हैं मीठा मीठा हाँ पर कौड़ा कौड़ा थू? जब हराम की कमाई खा रहे थे उस वक्त लोग नहीं याद आए? जब अब पता लगा कि काम खराब हो गया, कहते हैं ये इतने नेक और शुरफा और दरो गरीब और दरवेश लोगों के खिलाफ फैसला लिखेंगे। अल्लाह, तुम जैसा 100वें हिस्से का गरीब इस कौम को बना दे। शेख साहब, कुछ खौफ करें, अब बददुआओं तक बात चली गई है। हम तो दुआ ही देंगे कि अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारी सजा माफ करे कि मुसलसल 4 दहाइयों से हम चोरों के घेरे में हैं, और इस कौम को शऊर दे दे कि चोर और चौकीदार में फ़र्क महसूस करे। अगर चोर और चौकीदार में, जालिम और मजलूम में, डाकू और मुनसिफ में, बेईमान और ईमानदार में, मुल्क के वफादार और मुल्क के खैरखाओं में, और मुल्क के दुश्मन कहते हुए भी मुझे डर लगता है कि मुल्क की तरक्की के मुखालफों में, ये कहते हैं हम तरक्की, यार हमारा हॉस्पिटल रोका हुआ है, 90% काम माँ और बच्चे का सिर्फ कि वह शेख रशीद का शहर है। आज भी हमारा नाला लई जो है एक्सप्रेस वे शेख रशीद है, 6 बिलियन रुपीस खर्च हुई, इधर 28 बिलियन खर्च हुए हैं, कॉलेज मुकम्मल पड़े हुए हैं। ये सारे मेरे शहर में फिर रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन पे निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला 55 और 56 नबी के सदके में और अल्लाह के हुक्म से मैं इनको वो सबक सिखाऊंगा जो याद रखेंगे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। इन्होंने मुझे कहा था कि अगली असेंबली में नहीं होंगे, मैं इन्हें कहता हूं, लेकिन अल्लाह की मदद से कहता हूं, मैं समझता हूं आप पकड़ में आ गए, आप नहीं होंगे। काफी लूट लिया आपने, हद होती है लूटने की, बू आ रही है लूट लूट का माल खाने की वजह से। शेख रशीद साहब, हिल मेटल स्टील मिल, उसका इकरार किया जब आपने यकीनन देखा होगा वॉल्यूम नंबर 6 में, जब हिल मेटल में जो सामान लगा है वो पता लगा है वो इंडियन कंपनी से वो सामान आके लगा है। तो सज्जन जिंदल, वो भी इंडियन स्टील टाइकून है, उसका जो सीक्रेट विजिट हुआ था, ये कारोबारी मामला थे या क्या थे? वो आज तक क्लियर हुई है चीज कभी? नवाज शरीफ साहब की एक सोच है, और जब वो हाईजैकिंग केस में आए थे उस वक्त भी उन्होंने हुसैन को वाजपेयी के पास भेजा था खत दे के। उन्होंने शुक्र करें यूनाइटेड नेशन से मदद नहीं मांग ली। कहते ना हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये इतने बड़े लीडर हैं, इनके खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिशें हो सकती है ना, कोई लोग छोटा मोटा शेख रशीद, इमरान खान तो साजिश नहीं कर सकता। हमें कहते हैं मास्टरमाइंड, ऑपरेटर, यानी वो दहशतगर्द शोहरत याफ्ता चोर हैं। और किस प्लानिंग से इन्होंने लूटा, कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, निकलोगे जैसे मरोगे। जब मैं कहता था निकलो बाहर तो कहते थे ये लड़ाई पे उकसा रहा है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा हुजूर इंसाफ दे दो इस कौम को, वरना ये हथियार उठाएंगे और इस मुल्क में खाना जंगी होगी। आज जो घरों में लूटमार हो रही है, जो केसेस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे केस मेरे हल्के में आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं कि जिनके वालिदैन तहज्जुद गुजार और 5 वक्त नमाजी हैं, उनके बेटे पढ़े लिखे चोरियां कर रहे हैं, 4-4, 6-6 लड़के मिलके।
थाने में जब मोहल्ले में केस होता है तो हम सोचते हैं यार ये वक्त आना था, ये वक्त आना था कि इन बच्चों ने भी ये काम करना था। जेआईटी के जो 10 वॉल्यूम है वो क्या दास्तान है, वो चोरी की है या क्या है? देखें जी, वो तो पूरा ही उन्होंने कमाल ही कर दिया जी, कमाल ही कर दिया। क्या क्या रिपोर्ट लिखी है, दास्तान हुर्रियत ही कहें जी उन्हें, चोरों को सामने खड़ा हो और जाना बहुत बड़ा। बकौल शेख रशीद साहब जिसको दास्तान हुर्रियत कह रहे हैं, उसमें जेआईटी ने बाकायदा तौर पे लिखा है कि सितंबर 1991 से शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। एक और एतराज़ जो ख्वाजा हारिस साहब ने वज़ीर आज़म के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में उठाया वो ये कि जनाब हुदैबिया पेपर मिल का केस का तो फैसला हो चुका था, ये क्यों जेआईटी दोबारा खोल रही है? इस एतराज़ का मतलब क्या है और इस पर क्या बनेगा आगे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने एक और इस्तदा की कि जनाब अगर ये नैब को जाता है या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को जाता है केस, तो वहाँ भी एक जेआईटी बनाई जाए। शेख रशीद अहमद साहब, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हवाला केस में खुद मॉनिटरिंग की थी सारी चीज़ की। अब ये वाले जितने केसेज हैं अगर ये रेफर हो जाते हैं या रेफरेंस बन जाते हैं तो आप क्यों चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे? सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पता नहीं ये 6 अफसर कहाँ से निकल आए हैं। ये तो एक मुजरा हुआ है, वरना वैसे तो ही निकल आए जैसे लंदन की प्रॉपर्टीज नहीं थी और यहाँ नहीं थी। अल्लाह की तरफ से इनमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई है। इनको मैंने और बात की, अगर इनकी तसल्ली नहीं हुई तो नवाज शरीफ को बुला लें आप, और ये मैं जेआईटी के रिबटल में भी कहूंगा आप। यानी कि नईम बुखारी साहब ने भी ये इस्तदा किया, आपने भी ये इस्तदा किया कि वजीर आजम को बुला लें, तसल्ली कर ले आप। अच्छा जब बतौर आप देखें, सारी जेआईटी का 10 वॉल्यूम का जवाब है जी। ये 12 सफ़े, 12 कितने, एक में 2 सफ़े हैं, एक में 12 सफ़े हैं, 15 सफ़े हैं जी सारे जेआईटी का जवाब। चोरी पकड़ी गई है, काउंटर करने की कोई दलील नहीं है, कह रहे हैं ये भी चोर है, ये हक ही नहीं रखता, ये फलां नहीं करता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जब बहाना ढूंढना हो तो कहता है आटा गूंदे हिली क्यों है। अब वो आटा गूंदते हिलेगी नहीं तो क्या करेगी। अगर आपकी करतूत ऐसे हैं तो 10 वॉल्यूम जो निकले हैं वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 60 साल का काम है जिनों का और अभी तो मॉडल टाउन निकलना है, इसके बाद घबराया नहीं। जस्टिस नजफी की रिपोर्ट निकलनी है, जिन हामला औरतों के मुंह में आपने गोलियां मारी हैं, अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आएगा, आपकी बचत नहीं हो सकती। शेख साहब वो कह रहे हैं कि जी हुदैबिया पेपर मिल केस जो है वो तो लाहौर हाई कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतें बंद कर चुकी थी, जेआईटी क्यों है इसको दोबारा खोलने की? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा 19 केसेस हैं, 17 केसेस में गवाह तलब ही नहीं हुए, अक्यूज हो गए, खत्म कर दिए गए। टेक्निकल जस्टिस 2 केसेस त्यारा साजिश केस में और हेलीकॉप्टर केस में वो ट्रायल हुए, उसके भी जो रिजल्ट इन आउटकम बाद में आया वो आपके सामने है। जब तक बड़ा आदमी, जो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, हुजूर बड़े आदमी को सजा दो, बड़े आदमी को सजा दो, इंसाफ के दायरे में सजा दो, गरीब आदमी हथियार नहीं उठाएगा। वरना यहां घर घर जो हालात हैं इस मुल्क में, वो हीरो बन जाएंगे जो डाकू। देखें इस देहातों में ऐसे हीरो पैदा हो चुके हैं जो अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में पैसे बांटते हैं। शेख साहब, हुक्मरान खानदान की जो कोशिश आपको अभी तक नजर आ रही है, क्या वो ये कोशिश है कि जज साहब तारीख पे तारीख हमें देते जाएं और ये मसले को डिले करवा लें? कितनी सक्सेसफुल है इनकी? क्योंकि 1 साल तो हो गया इस पनामा के लीक्स को आए हुए, 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, ये केस भी इतने अरसे से चल रहा है, तो आपको सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी लग रही है? मेरा ख्याल है जजेस बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अजीम जजेस हैं, पांचों के पांचों, और उनको समझ है ये क्या चाहते हैं। और सारी कौम कह रही है कि अजाब में है। मैंने कहा जी दवाइयाँ खा खा के सोने की लोग थक गए हैं, टेंशन ले लेके थक गए हैं, अब इनको इंसाफ का फैसला सुना दें। और इसमें कितने ले लेंगे जी, कितनी जिरा कर लेंगे जी, कितनी जिरा कर लेंगे? हम तो 1 घंटे में 10 मिनट में फारिग कर देंगे इन पे, जो हमारा काउंटर अटैक होगा, इनका रिबटल होंगे हमारे। सो सारा ले लें टाइम, पूरा 7 दिन ले लें जी, ले लें 7 दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला मिलेगा। मैं 4 हफ्तों के अंदर 13 अगस्त के जलसे से पहले फैसला होते देखता हूं। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, हादसा हो जाए, तो कौम मुझे माफ कर दे, फिर ये ना कहे डेट गलत निकली थी। क्योंकि नवाज शरीफ हमाकत के उस मीनार पे पहुंच चुका है
कि ये कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेगा वो जिसकी सजा कौम को मिलेगी। दमादे आला जिनको 1500 रियाल पॉकेट मनी मिलती है, वो इस्तीफा लेने की बात कहते हैं। किसका इस्तीफा लेने की? ऑफ कोर्स दो ही ताकतें हैं जो इनको लड़ रही हैं, जजेस के खिलाफ और फौज के खिलाफ। ये पिछले कई दिन से मेरे हलके में फिर रहे हैं सारे लोग, 3-4 दिन से, और शनिवारी होटल कहाँ से निकल के, और ये रोज ये बंदे इकट्ठे, जिस तरह मरियम की हाजिरी पे लोग नहीं आए, इस तरह ये भी कोशिश करके देख। चौधरी निसार साहब, चौधरी निसार साहब का कल मैंने कहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स दी पैसेंजर्स, ट्रेन छूट गई है। मैं 2 साल उनको कहता रहा, मर्द बन के बाहर आ जाओ, जमीर का फैसला करो। अब कोई आए ना आए, जी का जाना ठहर गया है। अगर शेख रशीद भी घर बैठ जाए ना अरशद, मेरे छोटे भाइयों की जगह है, आप बच्चों की जगह ही समझें, अगर शेख रशीद भी घर बैठ जाए और शाम को 2 प्रोग्राम ना करे या 3 ना करे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली अंदर हो गई है, बस चूहे के जलंधर होने के देर है। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।